एक फेमस टीन एक्टर होना मजेदार था। रेड कार्पेट्स, हॉलीवुड पार्टीज और प्राइवेट जेट्स, हर तरफ फैंस मेरा ऑटोग्राफ लेने के लिए। और मेरे पेरेंट्स भी सुपर सपोर्टिव थे, जब तक उन्हें मेरी किडनैपिंग के धमकी वाले कॉल्स आने शुरू नहीं हुए थे। मैं मिकेला का बहुत बड़ा फैन हूँ और मैं उसे पाना चाहता हूँ, फिर कोई भी उसे कभी नहीं देख पाएगा। फिर मेरी लाइफ हमेशा के लिए बदल गई जब मैं अपनी लेटेस्ट मूवी के सेट पर अपने पेरेंट्स, अपनी बड़ी बहन जैकी और उसके बॉयफ्रेंड ईथन के साथ थी, जो उसके पैरों की धूल चाटता था। उस रात फिल्मिंग खत्म होने के बाद मुझे मेरे ट्रेलर पर वापस जाना था। अभी वापस आती हूँ मेरा बैग पैक लेकर। ओके हनी, लेकिन जल्दी वापस आना, हमें घर भी जाना है, बहुत रात हो गई है। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी मैं। लेकिन जब हमने दरवाजा खोला तो मास्क पहने एक शख्स अंधेरे से आया और मेरा हाथ पकड़ लिया। तभी जैकी ने उसके सर पर एक चेयर मारी और हम दोनों भाग गए। पुलिस आई, लेकिन उन्हें अटैकर का कुछ पता नहीं चला। जब हम घर पहुँचे तो फैमिली मीटिंग हुई। मुझे लगता है मिकेला को एक्टिंग छोड़ देनी चाहिए, ये बहुत खतरनाक है। सही कहा, अब तुम्हें एक नॉर्मल लाइफ जीनी होगी। और उसके बाद मेरा एक्टिंग करियर खत्म हो गया। मैं बहुत टूट गई थी। सॉरी, मैं रूड हो रही हूँ। मैं मिकेला हूँ और मैंने कभी नहीं सोचा था कि उस साइको फैन की मेरी लाइफ पर बात करने के 5 साल बाद मुझे दूसरा मौका मिलेगा। लेकिन उससे पहले प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। उन सालों में मेरी लाइफ एक नॉर्मल टीनेजर जैसी रही। मतलब मेरे पेरेंट्स एक टॉप लॉ फर्म ओ करते थे, तो हम काफी अमीर थे और हम नहर के किनारे मेंशन में रहते थे, जिसके बैकयार्ड में एक बड़ी यॉक पार्क थी। पर मैं एक रेगुलर हाई स्कूल में गई और सभी ने मुझे एक नॉर्मल प्रिटी गर्ल की तरह ट्रीट किया, सिर्फ मार्को को छोड़कर। मेरा रिच, गॉर्जियस लेकिन बहुत पॉसेसिव बॉयफ्रेंड, वो मेयर का बेटा था, तो खुद को सेलिब्रिटी मानता था। एक रात जब हम मेरी फैमिली याcht पर पार्टी कर रहे थे, एक स्पीड बोट वहाँ आई और एक बहुत ही हैंडसम आदमी ने मेरा नाम पुकारा, मिकेला, मिकेला। मार्को इमीडिएटली जेलस हो गया और मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। तुम्हें क्या चाहिए क्रीप? मिकेला, ये मैं हूँ केविन, तुम्हारा पुराना एजेंट। मैंने मार्को को धक्का दिया और स्पीड बोट पर कूद गई। मेरे पास एक शानदार न्यूज है, तुम्हारे लिए एक लीड रोल का ऑफर आया है, वो भी इस सदी की सबसे बड़ी नई एक्शन फ्रेंचाइज से। रुको, क्या? मैंने पिछले 5 सालों से एक्टिंग नहीं की। उसका डायरेक्टर तुम्हारा बहुत बड़ा फैन है और वो पार्ट उसने स्पेशली तुम्हारे लिए लिखा है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूं। अनफॉर्चुनेटली मार्को भी बोट पर आ गया और उसने कहा, उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो तुम अब दफा क्यों नहीं हो जाते? मुझे गुस्सा आया और मैंने उसे बोट से धक्का दे दिया। तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है, मैं सालों से इसके लिए सपना देख रही हूँ, मैं ये करूँगी। तो अपने लिए नया बॉयफ्रेंड भी ढूंढ लो। मैं जब भी उसकी बात नहीं मानती थी, वो हमेशा मुझे टेंट्रम दिखाता था, पर फिर खुद ही रोते हुए वापस आ जाता था। जब ये बात बाहर आई कि मैं उस बिग न्यू एक्शन मूवी की लीड में हूँ, सभी मैगजीन्स मेरे इंटरव्यू लेना चाहती थी। पेपराजी मेरे पिक्चर्स के लिए लड़ पड़े और बड़ी हॉलीवुड पार्टी से मुझे इनविटेशंस आए। मैं फिर से एक स्टार बन गई थी और ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात थी। लेकिन एक रात मैंने अपनी खिड़की से बाहर कुछ देखा और डर से वही जम गई। बाहर वो मास्क वाला इंसान था जिसने मुझे किडनैप करने की कोशिश की थी। उसने मेरी तरफ पॉइंट किया और मैं जोर से चिल्लाई, लेकिन जब तक मेरे पेरेंट्स रूम में आए वो चला गया था। मेरा फोन बज हुआ, एक अननोन नंबर से मैसेज था, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ मिकेला, तुम्हारा सबसे बड़ा फैन। अगले दिन एक फैमिली मीटिंग हुई। दरअसल ये एक इंटरवेंशन जैसा था। मेरी बड़ी सिस्टर जैकी ईथन के साथ थी, जो पहले की तरह अभी भी उससे ऑब्सेस्ड था। वो मुझसे 4 साल बड़ी थी, लेकिन फिर भी हम क्लोज थे। मेरे पेरेंट्स ने मार्को तक को बुला लिया था। मिकेला, तुम ये मूवी करने का रिस्क नहीं ले सकती, इसमें बहुत खतरा है। चलो भी हनी, मेरे कंधे अच्छे से दबाओ। लेकिन अब मेरे हाथ थक चुके हैं। क्या तुम मुझे परेशान देखना चाहते हो? मार्को, प्लीज मेरा साथ दो, तुम जानते हो मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। बेब्स, मैं तुम्हारी बहन से सहमत हूँ। वैसे तुम्हें एक्टिंग करने की जरूरत क्या है जब मैं तुम्हारे पास हूँ? स्वीट हार्ट, तुम्हारी मम्मा और मैं चाहते हैं कि तुम डायरेक्टर को कॉल करो और कह दो कि तुम ये रोल नहीं करोगी। ये तुम्हारी जान से बढ़कर नहीं है। मैं फिर से अपने सपने को किसी पागल फैन की वजह से नहीं छोड़ने वाली। मैं अब 17 साल की हूँ, अपने आप को बचा सकती हूँ। लेकिन मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे थे और मैं अभी भी छोटी थी। अगर वो चाहते थे कि मैं क्विट कर दूं तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मुझे जल्दी कुछ करना था। मैंने एक बॉडीगार्ड हायर कर लिया। क्या? 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 ये बस यूं ही मुंह से निकला, पर काम कर गया। मेरे पेरेंट्स ने मुझे रोल करने की परमिशन दी थी। बस वो मेरे नए बॉडीगार्ड से मिलना चाहते थे, जो असल में था ही नहीं। तो अब मुझे जल्दी से एक ढूंढना था। मैं बहुत परेशान हो रही थी। मैं नहीं चाहती थी कि कोई चश्मा पहनने वाला अल्ट्रा सीरियस पुलिस FBI सोल्जर टाइप बंदा मुझे हर जगह फॉलो करे, जो मुझे बताए कि क्या करना है। और फिर मुझे एक ब्रिलियंट आइडिया आया। जैसे मैं मूवी में एक टीनेज सीक्रेट एजेंट का रोल प्ले कर रही हूँ, वैसे ही मैं एक एक्टर को अपना बॉडीगार्ड बना लूंगी।
मैं एक लोकल एक्टिंग स्टूडियो गई और विंडो से अंदर झांका। यस, रूम में पीछे की तरफ बैठा हुआ मुझे आखिर मिल ही गया मेरा नकली बॉडीगार्ड। वो लंबा था, हैंडसम था और बिल्कुल बेवकूफ लग रहा था। परफेक्ट। मैंने उसे तुरंत हायर कर लिया। उसका नाम जेस्पर था और जितना वो रूड और एरोगेंट लग रहा था वो वैसा ही निकला। बिल्कुल, मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड बनूंगा, पर मुझे पहले पैसे चाहिए। जरूर, कोई दिक्कत नहीं। और क्योंकि मैं एक अमेजिंग एक्टर हूँ, मुझे तुमसे कोई एडवाइस या नोट्स नहीं चाहिए कि मुझे कैसे एक्ट करना है, समझी? वाह, ओके, जो भी हो, लेकिन हमें अभी मेरे पेरेंट्स के पास जाकर उनको कन्विंस करना होगा कि तुम सच में एक बॉडीगार्ड हो और कोई आउट ऑफ वर्क एक्टर नहीं जो ये सब कर रहा है। ओके? इजी पीजी। मैं उसे अरमानी ले गई और उसके लिए एक सूट और सनग्लासेस खरीदे। जब वो ड्रेसिंग रूम से बाहर निकला तो वो बिल्कुल एक बॉडीगार्ड जैसा लग रहा था और बहुत बहुत ज्यादा हॉट। मैं उसे सबसे मिलाने घर ले गई, साथ ही डर भी रही थी अगर उन्हें सच्चाई पता चल गई तो मेरे सपने तो गए और ऊपर से अगले 1 साल के लिए घर में कैद हो जाऊंगी। सभी लोग, ये है जेस्पर, मेरा बॉडीगार्ड। नाइस टू मीट यू जेस्पर। नाइस टू मीट यू मैम। ठीक है, ये भरोसेमंद लग रहा है, अच्छा है। क्या तुम कॉन्फिडेंट हो कि तुम हमारी बेटी को इस किडनैपर से बचा पाओगे? किडनैपर? ओह नहीं, ये पार्ट तो मैं बताना ही भूल गई। बस सब खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा। मैं किडनैपर्स को ब्रेकफास्ट में खाता हूँ सर। वाओ, इम्प्रेसिव रिबाउंड। मिक, सुनो, चाहे तुम जेस्पर के प्रोटेक्शन में हो, मुझे लगता है ये अभी भी काफी खतरनाक है। वो मेरे साथ बिल्कुल सेफ है। जब तक मैं उसके साथ हूँ उसके साथ कुछ नहीं होगा। लेकिन मार्को खुश नहीं था। मुझे पता था कि वो नहीं होगा क्योंकि मैं एक नमूने को घर ले आई थी। तुमने मुझे कभी नहीं बताया कि तुमने एक बॉडीगार्ड हायर किया है। मतलब तुमने कभी इसका जिक्र भी नहीं किया। ऐसा लगता है जैसे तुम इससे आज ही मिली हो। आज? कुछ नहीं, मत बोलो। फिर मैंने वही किया जो मार्को को शांत कराने के लिए बेस्ट था। मैंने उसे गले लगा लिया और फिर उसे कहा कि वो कितना अमेजिंग है। तुम बहुत प्रोटेक्टिव हो। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी तुम परेशान हो। मुझे लगता है मैं समझ गया। जब मुझे लगा कि सब ठीक हो गया है तभी मैंने देखा एक बड़ा सा कॉकरोच जमीन पर चल रहा था। जेस्पर ने भी शायद उसे देखा क्योंकि वो चीख पड़ा और काउच पर चढ़ गया। सब उसकी तरफ देख रहे थे। तभी मैंने सोचा कि उसकी कॉपी करने लगूं। ऐसा करने के लिए मुझे जेस्पर ने सिखाया था अगर कोई किडनैपर दिखाई दे तो इससे आसपास सब अलर्ट हो जाएंगे। गुड जॉब मिकेला, जैसे मैंने तुम्हें सिखाया था। सब ये बात मान गए थे सिर्फ मार्को को छोड़कर। वो बस जेस्पर को घूर रहा था जैसे कुछ गड़बड़ हो, जो कि ऑब्वियसली थी। ठीक है, वेल, जेस्पर और मुझे अब निकलना है। मेरी मीटिंग्स है मेरे कॉस्ट्यूम डिजाइनर, वार्डरोब और फाइटिंग कोच के साथ, और मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए मेरे साथ चलेगा। जेस्पर और मैं पूरा दिन झगड़ा करते रहे। जब मैं अपने वार्डरोब का फिटिंग करवा रही थी, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम छोटे इंसेक्ट से डरते हो। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने मुझे एक असली किडनैपर के बारे में नहीं बताया। जब मैं स्टूडियो में कैमरा टेस्ट करवा रही थी, मुझे इसके लिए सही पैसे नहीं मिल रहे। किसके लिए? जहाँ बस खड़े रहने के लिए? पुलिस शायद उस इंसान को जल्दी ही पकड़ लेगी और फिर तुम्हें और मुझे कभी एक दूसरे को देखना नहीं पड़ेगा। मैं उस दिन का इंतजार नहीं कर सकता। मैं भी नहीं। जब मैं फाइटिंग कोच के साथ ट्रेनिंग कर रही थी, अगर किडनैपर आ गया तो क्या करोगे? चिल्लाओगे और काउच पर चढ़ जाओगे? शायद तुम्हें यहाँ मेरे साथ आकर ट्रेनिंग करनी चाहिए। मैं तुम्हारा रियल बॉडीगार्ड नहीं हूँ, मैं एक एक्टर हूँ। अगर तुम्हें कोई ऐसा चाहिए था जो तुम्हें एक्चुअली प्रोटेक्ट करे तो तुम्हें उसे ही हायर करना चाहिए था। मेरा ध्यान नहीं था कि तभी मेरे फाइटिंग कोच ने गलती से मुझे पंच मार दिया और मैं जमीन पे गिरने ही वाली थी कि जेस्पर ने मुझे आके बचा लिया। एक पल के लिए हम दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और फिर उसने मुझे छोड़ दिया। इसका मैं एक्स्ट्रा चार्ज लूंगा। स्कूल में अगले कुछ हफ्तों के लिए जेस्पर मेरे साथ था और सारी लड़कियों से फ्लर्ट करता था। मुझे उसे अलग ले जाके याद दिलाना पड़ा कि वो काम पर है। क्या तुम प्लीज मेरे बॉडीगार्ड की तरह बिहेव करोगे, ना कि किसी हम और ओवरलोडेड टीनेजर की तरह? मैंने बोला था ना, नो एक्टिंग नोट्स। हाँ, शायद अगर तुम एक्ट करना शुरू कर दो तो मुझे तुम्हें नोट्स नहीं देने पड़ेंगे। कैसा रहेगा? मैं अभी ये छोड़ दूं, फिर तुम्हें इसकी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। उसे नजर में रखने के लिए मैं उसे मेरे और मार्को के डेट्स पर भी साथ ले गई, चाहे वो पार्क में पिकनिक हो, गो कार्ट रेसिंग या एस्केप रूम को सॉल्व करना हो। मैं ये और बर्दाश्त नहीं कर सकता मिकेला, वो हमारे साथ हर जगह आता है। हाँ, क्योंकि वो मेरा बॉडीगार्ड है। डा। एक बॉडीगार्ड जो बग से डर रहा है। मैं बग से नहीं डरता, समझे? ओ अच्छा, तो रोलर कोस्टर में मधुमक्खी आने पर तुम चिल्लाए क्यों थे? या वो क्रेजी डांस जो तुमने पार्क में किया था जब कैटरपिलर तुम्हारे पैर पर चढ़ गई थी? या जब तुम पानी में कूद गए थे जब ड्रैगन फ्लाई हमारी बोर्ड के पास से गुजरी थी? छोड़ दो उसे मार्को, मैंने उसे लोगों से बचाने के लिए हायर किया है, इंसेक्ट से नहीं। यहाँ कुछ तो गड़बड़ चल रही है और मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे और अपने घर वालों को सच बता रही हो। फिर वो गुस्सा करके चला गया। वो सही था और मुझे बहुत बुरा लग रहा था। जेस्पर, मैं बहुत ही बुरी इंसान हूँ। शायद इस झूठ से कुछ अच्छा नहीं होगा। हमें इसे बंद कर देना चाहिए। जिनकी मुझे परवाह है, मैं उनके साथ ऐसा नहीं कर सकती। वो बस मेरी सेफ्टी चाहते हैं। अगर तुम मेरी मानो तो मार्को एक बेवकूफ है। वो तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी समझता है और तुम्हारे पेरेंट्स भी सेल्फिश हो रहे हैं। ये तुम्हारा सपना है। मैंने जेस्पर को देखा और मैं उस पे फट पड़ी। नहीं, मुझे तुम्हारे फालतू ओपिनियन की जरूरत नहीं। ये जॉब शानदार थी पर तुमने इसे कभी एक सेकंड के लिए भी सीरियसली नहीं लिया और तुम खुद को एक्टर कहते हो। हाँ, तुम इसके जरा भी लायक नहीं हो। बस अब मैं थक गई हूँ तुमसे और इस
से भी निकल जाओ। जैस्पर कुछ नहीं बोला, जबकि वो हमेशा उल्टा जवाब देता था। उसे शायद बुरा लगा था, उसने बस सिर हिलाया और वो वहाँ से चला गया। मुझे बुरा लगने लगा, पर वो ये डिजर्व करता था। उसने ये किया है ना? वो मेरे बॉयफ्रेंड और परिवार की इंसल्ट कैसे कर सकता है? उस रात मेरी बहन जैकी मुझे डिनर पर ले गई। मैंने सोच लिया कि उसे सब सच सच बता दूंगी। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि जैस्पर एक्टर था, उसने मुझे बुद्धू बना दिया। सच में? बिल्कुल। लेकिन अब जब सच्चाई पता है, वो एक बॉडीगार्ड के लिए ज्यादा हैंडसम था। फैंटास्टिक। लेकिन वो एक अच्छा एक्टर है। आई होप कि उसे उसका बिग ब्रेक मिले। हाँ सही में। पर इसके बारे में मॉम डैड को कुछ मत बताना। कल मुझे इस रोल के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, पर मुझे लगता है कि मैं डायरेक्टर को इसके लिए मना करने वाली हूँ। इसी में समझदारी है मिकेला। वो क्रेजी फैन अभी भी बाहर है और तुम्हारी एक्टिंग छोड़ने पर उसने भी तुम्हें अकेला छोड़ दिया था। तुम सही हो। मैं आज रात अच्छे से सोचूंगी और सुबह फाइनल डिसीजन लूंगी। शायद मैं बिग स्क्रीन के लिए बनी ही नहीं हूँ। मैंने उसे गले लगाया और घर चली गई। मैं दूसरी बार अपना सपना छोड़ने वाली थी, लेकिन मैं ये सब उन लोगों के लिए कर रही थी जिनसे मैं प्यार करती हूँ। उस रात मैं जग गई। किसी ने मेरी खिड़की पर मारा। मैंने बाहर देखा पर वहाँ कोई नहीं था। मैं तुमसे नहीं डरती हूँ। फिर किसी ने पत्थर खिड़की पर मारा जिससे उसका शीशा टूट गया। मेरे अंदर का सारा गुस्सा बाहर आने लगा और गुस्से में मैंने अपना टेनिस रैकेट उठाया, सीढ़ियों से नीचे दौड़ी और बाहर जाकर बरस पड़ी। तुम मुझे पाना चाहते हो? चलो आओ, मैं यही हूँ। मैं किसी भी इंसान को कुचलने के लिए अब वहाँ तैयार खड़ी थी और फिर कोई मास्क पहने हुए अचानक अंधेरे से सामने आया। मैं डर के मारे चमक गई और रैकेट मेरे हाथ से गिर गया। मैंने मुड़कर देखा तो एक दूसरा मास्क फिगर मेरे पीछे खड़ा था। इससे पहले मैं चिल्लाती, कोई अंधेरे में से आया और उस पहले वाले इंसान को मार गिराया। उस हीरो ने मेरी तरफ देखा। वो जैस्पर था। दूसरे मास्क वाले इंसान ने भागने की कोशिश की, पर जैस्पर ने रैकेट उठाया और उस पर फेंक दिया। रैकेट हवा में घुमा और जाके उसके सर पर लग गया, जिससे वो पेड़ से टकराया और वहीं बेहोश हो गया। क्या तुम ठीक हो? हाँ, पर कैसे? मैंने तुम्हें निकाल दिया था और बहुत गलत भी सुनाया था। मुझे पता है, पर मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, इसलिए मैंने दूर से तुम पर नजर रखी। और फिर जैस्पर ने उसका मास्क निकाल दिया। वो ईथन था। मैं बिल्कुल खामोश थी। ईथन ने सब कुछ बता दिया कि जैकी ही वो क्रेजी किडनैपर फैन स्कीम और उस ट्रेलर वाले इंसिडेंट के पीछे थी। जब जैकी और मैं उस दिन मेरे ट्रेलर में गए थे, ईथन चुपके से निकला, मास्क पहना और पीछे वाले दरवाजे से वहाँ गया था। जैकी उसका अपनी कार में इंतजार कर रही थी, पर ईथन की चीखें सुन के वो दौड़ती हुई यार्ड में आ गई। जैकी, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? बचपन से ही सारा अटेंशन तुम्हें मिलता आ रहा है। मिकेला कितनी अमेजिंग है, मिकेला कितनी टैलेंटेड है, मिकेला कितनी ब्यूटीफुल है। किसी ने मुझे कभी नोटिस नहीं किया। मैं समझ सकती हूँ। क्या सही में? जिस दिन तुम सेट पर आई थी और इथन ने मेरा क्रेजी फैन बनने का नाटक किया था, उस दिन तुम्हारा 16वां बर्थडे था। किसी को याद तक नहीं था। उस दिन तुम्हारे लिए एक बड़ी पार्टी होनी चाहिए थी, लेकिन उसके बजाय तुम मेरे सेट पर थी, मेरी मूवी के लिए, और सब मेरे लिए सेलिब्रेट कर रहे थे। तुमसे तुम्हारा बचपन छीन लिया गया ताकि मैं अपना बचपन जी सकूं। तुम्हारा गुस्सा समझ सकती हूँ, मैं भी होती। क्या तुम मुझे माफ कर रही हो इतना सब कुछ होने के बाद भी? हाँ, तुम मेरी बड़ी बहन हो एंड आई लव यू। और फिर वो रो पड़ी और मुझे जोर से कस के गले लगा लिया। और तभी दूसरा इंसान अपने सर को पकड़ते हुए उठा। वो मार्को था। आउच! और हमेशा की तरह उसने मेरी माफी की उम्मीद रखी। कम ऑन बेब, तुमने जैकी को माफ कर दिया, तो मुझे भी माफ करना चाहिए। मुझे तुम्हें माफ करना चाहिए? हाँ, तुम्हें माफ करना चाहिए। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें पता है। जैस्पर सही था। तुम मुझसे तब तक प्यार करते हो जब तक तुम मुझे कंट्रोल कर सको। और जब मैं मुड़ी तो मेरे पेरेंट्स वहाँ खड़े थे। हमें तुम दोनों से माफी मांगनी चाहिए मिकेला। जब हमने तुम्हें अपने सपनों को छोड़ने को कहा, शायद तुम्हें लगा होगा कि हम सेल्फिश हैं, लेकिन हम सिर्फ डरते थे। जैकी, हम मिकेला के करियर में इतने बिजी हो गए कि तुम्हें भूल ही गए। हमें माफ कर दो। उम्मीद है कि तुम हमें माफ करोगे। तुम्हें क्या लगता है जैकी? मुझे लगता है इन्हें माफ कर देना चाहिए। और फिर मैं अपने हीरो जैस्पर की तरफ मुड़ी। अब मेरी बारी है। क्या तुम? जैकी, और अपने पेरेंट्स को माफ करने के बाद मैं तुम्हें कैसे माफ नहीं करता? मैंने अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और अगले कुछ महीने अपने सबसे अमेजिंग को स्टार्स के साथ शूटिंग की। मैंने डायरेक्टर को कन्विंस किया कि वो जैस्पर का ऑडिशन ले और उसे जैस्पर पसंद आ गया। मूवी बहुत बड़ी हिट थी और जैस्पर और मैं हॉलीवुड के सबसे चहेते कपल बन गए। 3 सीक्वल्स और 5 साल बाद हमने शादी कर ली और जैकी मेरी मेड ऑफ ऑनर बनी।